हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। मैं अजय सर उपस्थित हूँ आपके सामने क्लास 12th के लिए मैथ्स की क्लास लेकर। और आज की मैथ्स की क्लास में हमारे सामने जो चैप्टर है वो है सारणिक, डिटर्मिनेंट। सारणिक को पढ़ने से पहले देखिए, किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी पूर्व नॉलेज होगी, यानी कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होगा, तो आपको उस चीज़ के बारे में समझने में, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इंट्रोडक्शन का मतलब एजुकेशन में होता है पिछली क्लास या पिछले चैप्टर से। तो इस सारणिक को पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है, वो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया हमने आरपीयू, मैट्रिक्स। तो देखिए, इस डिटर्मिनेट यानी सारणिक का संबंध भी एक मैट्रिक्स से ही है। किस तरीके से देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर दो रेखिक समीकरण लिखी। दो रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने a1 b1 a2 b2 लिखा। एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने x और y लिखा। और बराबर दूसरा मैट्रिक्स जो बनाया मैंने वो इस तरीके से लिखा c1 c2। यानी इन दोनों रेखिक समीकरणों को हम मैट्रिक्स के तरीके से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कब होती है ये आप सब जब भी जानते हो। इस रो से इस कॉलम में, इसकी जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y। अब इस रो की इसी कॉलम में करेंगे तो a2x प्लस b2y और बराबर ये मैट्रिक्स है x का c1 और c2। अब देखिए, ये अवयव इस अवयव के बराबर है। बराबर अवयव में आप जानते हो संगत अवयव बराबर में संगत अवयव के समान होता है, यानी कि पहला पहले अवयव के समान हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों की आपस में कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दोनों देखिए, यही समीकरण हमारे सामने आ गई। तो इससे सिद्ध होता है कि हम इन दोनों की दोनों समीकरणों को इस रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों की बात कर रहे हैं हम, तो पहुंच जाओ थोड़ा सा लास्ट क्लास से भी लास्ट क्लास, यानी कि 10th लेवल में। जब आपने ये दोनों की दोनों दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। यानी कि इन दोनों समीकरणों का एक यूनिक सॉल्यूशन संभव है। यानी इन दोनों रेखाओं को हम सरल कर सकते हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखिए जरा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा a1 b2 बराबर नहीं है a2 b1, और इसको हम इधर ले आए तो हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात
A1B2 माइनस A2B1 को आव्यूह, कौन सा वाला आव्यूह, ये वाला आव्यूह A1B1 A2B2 का मान, अर्थात ये आव्यूह इतने का मान होता है। इसी को डिटर्मिनेट ए या डिटर्मिनेट ए या डेल्टा या डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सारणिक की परिभाषा क्या बनी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए बराबर AIJ, ऑर्डर इसका n गुणा n। देखिए n गुणा n का मतलब खाली आप n भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारा सारणिक होता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह से ही बनता है। वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, बाकी किसी का भी और सारणिक नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ, जहां पर n आव्यूह की कोटि है, के संगत एक संख्या, जैसे कि मैंने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया, उसका ये मान आया। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ, जिसका ऑर्डर n गुणा n यानी कि 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 या 1 गुणा 1 के संगत एक संख्या। और वो संख्या कैसी हो सकती है? वो संख्या देखिए आपकी वास्तविक भी हो सकती है और वही आपकी काल्पनिक यानी कि सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह A के संगत एक संख्या अवश्य होती है। थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक संख्या का अस्तित्व होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। संख्या का अस्तित्व होता है जिसे आव्यूह A का सारणिक, जिसे आव्यूह A का सारणिक कहते हैं, और जिसे डिटर्मिनेट A या डिटर्मिनेट A या डेल्टा या डीजे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। देखिए अब ये सारणिक के बाद में क्या है, अभी हमने आपको बताया सारणिक का ऑर्डर यानी कि कोटि। तो भिन्न भिन्न कोटि के आधार पर हम सारणिकों को देखते हैं किस किस तरीके से क्या मतलब उनकी कंडीशन हो सकती है। तो नंबर 1 में हम लिखते हैं प्रथम कोटि यानी कि एक कोटि। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक है, मान लेते हैं कि माना हमारे पास में एक आव्यूह है A बराबर AIJ, जिसका ऑर्डर है 1 यानी कि 1 गुणा 1। तब इसका जो सारणिक होगा डिटर्मिनेंट A बराबर होगा आपका A11, यानी कि जिस आव्यूह का ऑर्डर 1 होगा
उसके सारणी में केवल एक ही अवयव होगा और वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। यानी अगर हम इसका मान निकालें तो ये आपका A11 होगा। ठीक है। दूसरा, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक अवयव A बराबर है AIJ 2 गुणा 2, द्वितीय कोटि यानी कि 2 गुणा 2। तब देखिए अवयव हमारा A बराबर द्वितीय कोटि का जो अवयव ये होता है हमारा A11, A12, A21 और A22। तब डिटर्मिनेट A, या डिटर्मिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होगा। देखिए अवयव में हमेशा इस प्रकार का ब्रैकेट बनता है और डिटर्मिनेट में इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन बनती है। तो ये आपका हो जाएगा A11, A12 और A21, A22। ठीक है। डिटर्मिनेट A बराबर, इसका मान निकालने के लिए विकर्णों की गुणा करते हैं। देखिए पहले ऊपर से नीचे की गुणा करते हैं इसमें, फिर माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं और नीचे से ऊपर की गुणा करते हैं इस तरीके से। तो इसका जो मान हो जाएगा वो A11, A22 माइनस A21 एंड A12। ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया A बराबर 3, 2, 5, 7, तो इसका डिटर्मिनेंट A ज्ञात कीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कीजिए, 3, 2, 5, 7, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट A निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 7 21 माइनस 5 दूनी 10 बराबर 11। यही हमने आपको डेफिनेशन बनाई है अभी कि प्रत्येक वर्ग अवयव A बराबर AIJ जिसका ऑर्डर n है का एक संगत संख्या का अस्तित्व अवश्य होता है जो उसका सारणिक कहलाता है। यानी कि इस अवयव का देखिए एक संगत संख्या आ गई। ठीक है। तो इस अवयव का ये मान हो गया हमारा, यानी इसकी सारणिक जो है वो हमारी ये वाली हो गई। ठीक है। और भी ऐसे हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे कि देखो cos थीटा, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल। A बराबर आपको दे दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। हमसे कहा जा रहा है इसका सारणिक ज्ञात कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया आपका cos थीटा। अब इसका मान निकालना है तो वही काम, गुना कीजिए cos स्क्वायर थीटा, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं, इससे इसमें गुणा करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इसका मान हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। ठीक है। अब हम बताते हैं आपको तृतीय कोटि का सारणिक। देखिए तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक, मान लेते हैं हमें एक अवयव दे रखा है वर्ग अवयव A बराबर AIJ 3 गुणा 3। ठीक है। तृतीय कोटि का, तो अगर हम इस तृतीय कोटि का एक अवयव अगर बनाने की कोशिश करें तो ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये खूब अच्छे तरीके से पीछे मैट्रिक्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 गुणा 3। ठीक है। देखिए ये वाली जो समांतर लाइन है, क्षैतिज लाइन इस तरीके से, ये कहलाती है हमारी रो। ये पहले वाला हमारा R1 कहलाता है, ये R2 कहलाता है और ये R3 हो गया। ये जो खड़ी लाइन है एकदम वर्टिकल, ये कहलाती है हमारे स्तंभ यानी कॉलम। ये C1 हो गया,
ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, क्योंकि सारणिक जो होता है हमारा एक वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। बाकी क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इन किसी का भी सारणिक नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पे मुझे मान लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, 33। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप रो के अनुसार भी इसका मान निकाल सकते हो, आप इसका कॉलम के अनुसार भी निकाल सकते हो। फर्स्ट रो R1 के अनुसार, R2, R3, जिससे आपका मन करता हो आप उसके अनुसार इसका मान निकाल सकते हैं। कॉलम C1 के अनुसार, C2 के अनुसार, C3 के अनुसार, जिससे चाहे आप इससे उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जरा। मान लो मुझे इसका मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैं ले रहा हूँ रो 1 यानी कि पहले पंक्ति के अनुसार इसका मान, यानी कि R1 के अनुसार इस सारणी का हम प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। जो पहले वाला हमारा एलिमेंट होता है उसे लिखते हैं, और उसके बाद जो पहला एलिमेंट जहां जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम, देखिए 1 1 1 1 का मतलब ये पहले रो में हो गया, ये देखिए, और 1 का मतलब पहला ही कॉलम हो गया। यानी कि जिस एलिमेंट को हमने लिया है उसका रो छोड़ दीजिए, उसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचते क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए। ये चार एलिमेंट्स A22, A23 और नीचे आपका बचा A32, A33। ठीक है, इसके बाद हम क्योंकि R1 के अनुसार चल रहे हैं, R1 तो हमारा ये है, उसके बाद में आए हम इस पर, और जब इसको लेंगे तो पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे A12। अब ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। जब A12 लिया, A1 का मतलब ये फर्स्ट कॉलम का अवयव है, 2 का मतलब है ये सेकंड कॉलम का अवयव है। तो फर्स्ट तो क्या, रो, और सेकंड कॉलम, यानी ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा हमारे पास A21, A31 और इधर बचा A23 और A33। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, ये फिर से प्लस का चिन्ह लेंगे हम, A13 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दो, तो बचता है हमारे पास A21, A31 और A22 और A32। ये हमारे पास बच जाते हैं। कुछ कट तो नहीं रहा भाई, नहीं, चलो ठीक है। अब देखिए जरा, बराबर A11 ब्रैकेट, वही काम जो द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक में हमने किया है, ऊपर से नीचे की गुणा और माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो नीचे से ऊपर की गुणा इस तरीके से माइनस के साथ। तो ये आपका हो जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस का A12। ऐसे इसमें भी ऊपर से पहले नीचे को गुणा करेंगे तो हो जाएगा A21, A33 माइनस, अब नीचे से ऊपर को गुणा करेंगे ऐसे ही, तो ये हो जाएगा A31 और A23 प्लस का आ जाता है आपका A13। फिर से वही काम करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे, फिर माइनस चिन्ह अपनी तरफ से नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा आपका A21, A32 माइनस A31 और A22। ये इस सारणिक का मान हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यही प्रसार आप कॉलम C1 के अनुसार, C2 के अनुसार, C3 के अनुसार भी कर सकते हो। जब C1 के अनुसार लिखोगे तो ये वाला कॉलम, ये अवयव हो गया, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे तो ये बच जाएंगे। फिर इसके अनुसार में A21 लोगे तो फिर से वही माइनस चिन्ह लगाओगे,
फिर ये वाला हमारा क्या, रो छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे तो बचेंगे A12 A13 A32 A31। यानी कि यदि आप C1 के अनुसार इसी सारणिक का प्रसार करोगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाई साहब, C1 हमारा ये होता है, तो पहला एलिमेंट्स तो हमारा वही हो गया A11, तो इसमें तो हमारा यही आएगा A22 और A23 A32 A33। फिर माइनस, जब इसके अनुसार ले रहे तो अब आएगा नेक्स्ट ये वाला। अब माइनस क्यों लिया ये भी बताते हैं हम। A21, ठीक है, A21 इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, छोड़ दीजिए, बचे हमारे पास A12 A13 और नीचे बचा आपका A32 A33, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया। अब इस पर आ गए A31 ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, यानी जिसमें आ रहा है वो रो और वही कॉलम, तो बचा A12 A13 और A22 A23। और इस पूरे को आप इसकी तरीके से हल कर लीजिए, वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आया। अब बात आती है चिन्ह की, कि हमने यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यों लिया, या यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यों लिया। तो देखिए क्या होता है इसमें, चिन्ह जो होता है, ये एलिमेंट है हमारा A i आई बराबर 1 रख दिया, j बराबर 1 तो A11 हो गया, आई बराबर 1 j बराबर 2 तो A12 हो गया, आई बराबर 3 रख दिया, j बराबर 2 रख दिया तो A32 हो गया। ऐसे आते ना। तो इसका जो चिन्ह है, चिन्ह बराबर होता है आपका माइनस AIJ का चिन्ह बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J। ये फॉर्मूला होता है बेटा। देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं, देखिए जरा ध्यान से। AIJ का चिन्ह -1 की पावर I प्लस J। AIJ की कंपेयर में इससे कर दूं तो I बराबर 1 और J बराबर भी 1, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -1 की पावर I प्लस J, यानी कि 1 और 1 2 हो गया। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -1 की पावर I प्लस J। I का मान 1 है, देखो ध्यान से, और J का मान कितना 2, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J, यानी 1 और 3 4 हो गया, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, -1 की पावर 2 और 1 3, इस पर आ जाओ -1 की पावर 2 और 2 4, इस पर आ जाओ -1 की पावर 2 और 3 5, इस पर आ जाओ -1 की पावर 3 और 1 4, -1 की पावर 3 और 2 5, और -1 की पावर 3 और 3 6। और अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 की घात 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 की घात 4, यानी कि अगर माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस चिन्ह, माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस चिन्ह। तो ये माइनस हो गया, देखो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। -1 की पावर क्यों, विषम संख्या है, माइनस, यहाँ प्लस हो गया। -1 की पावर 5 है, माइनस हो गया। -1 की पावर 4 है, प्लस हो गया। -1 की पावर 5 है, माइनस हो गया। -1 की पावर 6 है, प्लस हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर देखिए, जब इस एलिमेंट्स को लिया तो प्लस लिया, फिर इस एलिमेंट्स का मान आया तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया, फिर इस एलिमेंट्स का नंबर आया तो प्लस लगाया। अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो देखिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ भी हमने यही काम किया। अब जरूरी नहीं है कि R1 और C1 के अकॉर्डिंग ही सारणिक का मान निकालोगे, सारणिक का प्रसार करोगे। किसी के भी प्रति, चाहे C1, चाहे C2, चाहे C3, चाहे R1, चाहे R2, चाहे R3, किसी के भी सापेक्ष आप उस सारणी का मान निकालिए तो आपको इन चिन्हों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बाई चांस आप मान लो C2 के अकॉर्डिंग निकाल लो तो पहले अवयव में आपको माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, दूसरे में प्लस और तीसरे में माइनस। तो ये है हमारा तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणी। तो इस सारणी की भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा क्लियर करता हूँ।
देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एक कि यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो हमारे पास में ब्रैकेट में तो ये आव्यूह दिया हुआ है, तो हमें क्या काम करना है, इसे सारणिक बनाना है। इसलिए डिटर्मिनेंट ए बराबर ऐसे लाइन खींचेंगे सीधी, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। ठीक है, आप कर दीजिए इसका। अभी जो समझाया था आपको 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ये लेंगे 1, ठीक है, जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, तो बचेगा 1 4 माइनस 3 माइनस 9। ठीक है, उसके बाद में प्लस के बाद माइनस लेते हैं, माइनस 1 हो गया। ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, बचा है आपका 2 5 और माइनस 3 माइनस 9। उसके बाद प्लस माइनस इस पे आ गए प्लस का, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का 2 लेंगे। ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 5 4, वही नियम लगाइए, ऊपर से नीचे की गुणा माइनस नीचे से ऊपर की गुणा। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करिए -9, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, इनकी आपस में गुणा करेंगे, 4 3 12, माइनस का हो गया, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2 9 18, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 5 3 15, माइनस का 2, इससे इसमें गुणा करेंगे, 2 4 8, माइनस 5 1 5। देखिए एक की इसमें गुणा करेंगे तो ये तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये हो जाएगा -9 और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस ये हो गया माइनस का 18, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस का 15 हो जाएगा, -2, 8 में से 5 गया 3 हो गया, बराबर -9 प्लस का 12 तो प्लस का 3 बच गया, -18 प्लस का 5 माइनस का 3 बचा, और -3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, और -2 से 3 में करेंगे माइनस का 6, ये हो गया आपका 3 3 6 -6 बराबर 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आएगा। ठीक है, याद करो मैट्रिक्स में हमने आपको कहीं पर इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ाया, यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात करना सिखाया, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अब इसका डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका हम ए इनवर्स यदि निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, यानी इसका ए इनवर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन है वो सब सिंपल है, बहुत ही छोटे छोटे। ये उसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना मैट्रिक्स दिया हुआ तो सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट 3 बराबर 27 डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले तो हमें ए दे रखा है तो हम इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ये देखिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, देखिए ये 3a का डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या है कि पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करनी थी हमें यहीं पर ही, हम डिटर्मिनेंट है, चलो जरूरत है डिटर्मिनेंट की ए की भी, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट पहले हम निकाल लेते हैं। चलो ये बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बार बार देखो ये वाला क्रम नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख रहा हूँ। कैसे कि मैंने ये 1 लिया, इसका ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, बच्चे मेरे पास में ये 4 एलिमेंट, इससे इसमें गुणा करिए, 1 चौके 4 माइनस 0, 0 की 2 में गुणा करेंगे 0, फिर माइनस आया इसका नंबर तो 0 हो गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इससे इसमें गुणा करिए 0, माइनस इससे इसमें गुणा करिए 0 माइनस 0 बचा। ठीक है, अब आया हमारा 1 का नंबर, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इससे इसमें गुणा करिए 0, इससे इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 माइनस 0 बचा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 बच गया, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, ये आया हमारा डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए के साथ में देखिए 27 डिटर्मिनेंट ए है, अगर मैं इसी में 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4, यानी कि 27 चौके 108, 27 डिटर्मिनेंट ए, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
यानी कि ये वाली साइड हमने सॉल्व कर ली। अब इस पर आ जाओ, ये आ रहा 3a का डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब 3a निकाला हमने। 3a का मतलब है इसके प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 0 0 0, 3 चौक 12। ठीक है जी। अब यहाँ भी इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो, अब सीधा डायरेक्ट निकाल दो। ये लेंगे हम 3, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, इससे इसमें गुणा करेंगे, 12 तिया 36 माइनस 0, फिर इसका नंबर लेंगे -0, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इससे इसमें गुणा करेंगे 0 माइनस 6 में करेंगे 0, फिर आ गया +3, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इससे इसमें गुणा करी 0, इससे इसमें गुणा करेंगे, ये भी 0 माइनस 0 हो गया। तो देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल 36 दिया 108, यानी कि डिटर्मिनेंट 3a बराबर 108। इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 की कंपेयर कर दो, ये भी 108, ये भी 108 हो गया। समीकरण 1 में 2 की कंपेयर कर देंगे तो आपका हो जाएगा, आपका 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 27 डिटर्मिनेंट a। ठीक है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में, और बहुत ही आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, कराते हैं हम आपको। देखिए एक्सरसाइज 4.1 के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, एक 7th का फर्स्ट लिखा है और एक 8 लिखा है। आरटी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, छोटी सी एक्सरसाइज है। 7 लिखा है मैंने, x के मान ज्ञात कीजिए यदि ये सारणिक बराबर है इस सारणिक के। देखिए लास्ट चैप्टर में हमने जब आपको आव्यूह पढ़ाया है, आव्यूह में क्या था, यदि एक आव्यूह बराबर है इस आव्यूह के तो उसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते थे। यानी इस आव्यूह का पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इसका पहला पहले के बराबर और इसका ये इसके बराबर। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए सारणिक में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 बराबर नहीं है ना। तो सारणिक में हमेशा उसका मान निकालते हैं, प्रसार करते हैं। कैसे? वही नियम जो आपको बताया, से इसमें गुणा करेंगे ऊपर से नीचे को इस तरीके से, और फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से, नीचे से ऊपर को करेंगे इस तरीके। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20 बराबर। ऐसे इसमें करेंगे, पहले ऊपर से नीचे की गुणा करते हैं, हमेशा ऊपर से पहले नीचे। 2x में x से करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं, और ये इस तरीके से 6 चौक 24। ठीक है, 2 माइनस 20 माइनस का 18 हो गया, और ये आपका 2x स्क्वायर और माइनस का 24। हमें तो x का मान निकालना, तो 2x स्क्वायर को इधर ले आइए, माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 24, और 18 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर माइनस का कितना बचा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, बटे में 6/2 3 हो गया, वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, यानी x का जो मान है वो प्लस माइनस √3 होगा। ऐसे इसमें देखिए, यदि ये सारणिक बराबर है इस सारणिक के तो x बराबर होगा, 4 आपको विकल्प दिए हुए हैं, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 और 0। तो सिंपल सी वही बात हमने जो आपको बताई है, सरल कीजिए इसको। ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है, x और 2, ये 18th, ये x बराबर 6 2 18th 6। सॉल्व कीजिए, देखिए x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस 18 से 2 में करेंगे 36 हो गया, बराबर आ गई। 6 में 6 से गुणा करेंगे 6 6 36, माइनस 18 दूनी 36 हो गया। x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 में से 36 गया 0, और x स्क्वायर बराबर हो गया 36। आपको पहले ही बता दें हम, वर्ग दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल, और वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। √36 बराबर प्लस माइनस 6, यानी कि आपका बी जो विकल्प है वो सही है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का इंट्रोडक्शन हुआ, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ में एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज 4.1 भी आपकी कंप्लीट है। आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियमों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।